हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ISPC सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित एमसीक्यू को डिस्कस करूंगा। ये जो एमसीक्यू होंगे वह परफेक्शन आईएएस का 90 डेज प्लानर सीरीज से जुड़ा हुआ है। कल के वीडियो में हमने बताया था कि एंशिएंट हिस्ट्री के तहत लगातार 3 दिन एमसीक्यू को डिस्कस किया जाएगा। कल हमने डिस्कस किया था और आज एंशिएंट हिस्ट्री का सेकंड डे है और कल इसे एंशिएंट हिस्ट्री को पूरा फिनिश कर दिया जाएगा। आज के इस सीरीज में एंशिएंट हिस्ट्री के तहत महाजनपद काल, मगध साम्राज्य, प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण, मौर्य साम्राज्य और मौर्येतर कालीन भारत पर विदेशी आक्रमण टॉपिक से संबंधित एमसीक्यू को डिस्कस किया जाएगा। आइए इसका डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला है, प्राचीन भारत की कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला सवाल है कि मौर्यकालीन सिंह की मूर्ति वाले स्तंभ शीर्ष को भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है। यह बिल्कुल सही है। दूसरा, भारतीय और यूनानी शैली के मिश्रण से गांधार शैली का जन्म हुआ है। यह भी सही है। और आप देखेंगे कि गांधार शैली में ही महात्मा बुद्ध की पहली प्रतिमा हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के बीच समानता को प्रदर्शित करता है। यानी कि निम्नलिखित में से जो 3 विकल्प दिए गए हैं, 3 में से कौन कौन ऐसे विकल्प हैं जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से हमें देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 देखेंगे, चाहे वह वेदों के प्रति अनास्था की बात हो, वेदों की सर्वोच्चता को जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ने उसे चुनौती दिया था। तो यहाँ पर दोनों समान दिखते हैं। कर्मकांड के विरोध को लेकर भी जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानता देखने को मिलती है। लेकिन अगर तप और योग की बात हो तो तप और योग में जैन धर्म जो है वह बौद्ध धर्म की तुलना में ज़्यादा कठोर प्रतीत होता है। जैन धर्म के नियम कानून, तप और आचरण नियम व्यवहार में बौद्ध धर्म की तुलना में ज़्यादा कठोर है। तो यहाँ पर दोनों के बीच असमानता देखने को मिलेगी। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानता को प्रदर्शित करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 का बी। अशोककालीन स्तंभों की सामान्य संरचना क्या थी? बताइए, अशोककालीन स्तंभों की सामान्य संरचना निम्नलिखित में से कौन सी थी? पहला, एकाश्म पत्थर से निर्मित, बिल्कुल सही है। स्तंभ के शीर्ष पर पशुओं की आकृति, यह भी सही है। स्तंभों की मोटाई नीचे से ऊपर तक एक समान, यह गलत है। आप देखेंगे कि अशोककालीन जितने भी स्तंभ है उसका नीचे से लेकर ऊपर तक वह संकरा होता चला जाता है। यानी कि नीचे उसकी मोटाई ज़्यादा होगी और ऊपर धीरे 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 वह संकरा होता चला जाएगा। तो तीसरा नंबर स्टेटमेंट गलत है कि नीचे से लेकर ऊपर तक मोटाई एक समान होती है। गलत है, नीचे ज्यादा मोटा होता है और ऊपर की ओर वह संकरा और पतला होता चला जाता है। ठीक है, ईरानी स्तंभ में देखेंगे तो वह एक समान प्रतीत होता है, लेकिन अशोक का जो स्तंभ है उसमें वह ऊपर संकरा होता चला जाता है। तो कौन सा सही है? तो 1 और 2 सही है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर 3 का बी हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है, मौर्यकालीन गुहा निर्माण कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? कितने कथन सही हैं? पहला, यह शैलकृत स्थापत्य कला का एक रूप है, सही है। इसमें चट्टानों को काटकर कक्षों का निर्माण किया जाता था, सही है। इन कक्षों का उपयोग भिक्षुओं के द्वारा आवास के रूप में किया जाता था, यह भी सही है। तो मौर्यकालीन गुफा निर्माण कला, गुहा निर्माण कला के बारे में ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। मौर्यकालीन गुफा 2 प्रकार की होती थी, एक तो होता था चैत्य और दूसरा होता था विहार। ये गुफाएं प्राय छोटी और 2 कमरों की होती थी। इन गुफाओं की दीवारों पर अशोक के स्तंभों के समान इसमें पॉलिश्ड किया हुआ रहता था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। किसने कहा है कि चंद्रगुप्त का राजप्रसाद का जो महल है वह मनुष्यों के द्वारा नहीं बल्कि देवों के द्वारा निर्मित किया गया है? आप देखेंगे कि मौर्य कला की जब आप लोग विशेषता पढ़ते हैं बीपीएससी मेंस के लिए तो वहाँ पर स्पष्ट रूप से फाहियान का स्टेटमेंट आता है कि चंद्रगुप्त के समय का जो राजा प्रसाद का महल है वह मनुष्यों ने नहीं बल्कि देवताओं के द्वारा निर्मित किया गया है। तो 5 का आंसर हो जाएगा डी। इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि एरियन जो स्कॉलर है, एरियन स्कॉलर ने कहा था कि जो राजा प्रसाद का महल है उतना सुंदर तो सुसा और एक बतानक भी उतना भव्य नहीं है। तो यह भी स्टेटमेंट महत्वपूर्ण है, तो इसे भी आप लोग याद कर लेंगे।
अगला है धनानंद के बारे में कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे गलत कथन को बताना है, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक है, पहला, धनानंद सिकंदर का समकालीन था, बिल्कुल सही है। धनानंद के दरबार में चाणक्य आता था, यह भी सही है। और आप लोग जानते होंगे कि यही चाणक्य को धनानंद ने अपमानित किया था और इसी कारण वहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने तैयार किया था धनानंद के खिलाफ, और फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का अंत करके मौर्य वंश की नींव डाली थी। तो दूसरा सही है। तीसरा, नंद वंश का अंतिम शासक नागानंद था, गलत। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। ठीक है, और इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित करके मौर्य वंश की नींव डाली थी। ठीक है, धनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, सही है। तो कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, छा का सी। गुप्तोत्तर काल में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन क्या था। गुप्तोत्तर काल में यानी कि गुप्त काल के बाद महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन क्या हुआ, तो इसके बाद एक ऐसा राजनीतिक आर्थिक ढांचा का विकास हुआ जो कि सामंतवाद का प्रतीक माना गया, और सामंतवाद गुप्त काल के बाद काफी तेजी से उभरा। तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत कथन को बताना है। ह्वेंसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था, बिल्कुल सही है। ह्वेंसांग ने हर्षवर्धन को ब्राह्मण जाति का बताया, यह गलत है। देखिए, हर्षवर्धन जो था वह ब्राह्मण जाति का नहीं था, बल्कि वह क्षत्रिय जाति का था। ठीक है, बाद में यह बौद्ध धर्म को अपना लेता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी देखिए, ह्वेंसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा गया है, शाक्य मुनि कहा गया है, नीति का पंडित कहा गया है, सही है। ह्वेंसांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति आचार्य शीलभद्र था, यह भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी गलत है, जो कि 8 का आंसर हो जाएगा बी। उत्तर वैदिक काल के बाद महाजनपद के उदय के क्या कारण थे। उत्तर वैदिक काल के बाद महाजनपद का क्यों उदय हुआ। इसके अलावा आप देखेंगे कि मगध साम्राज्य शक्तिशाली साम्राज्य क्यों बन बैठा था बिहार का रेंज जो था उस समय उस भौगोलिक क्षेत्र में। तो इसका अगर ऑप्शन देखेंगे तो चारों ऑप्शन सही है। लोगों को व्यापक स्तर पर प्रयोग, राजाओं के द्वारा साम्राज्य विस्तार की आकांक्षा, और कई सारे ऐसे उस समय महत्वाकांक्षी शासक इमर्ज होते हैं। कृषि का विस्तार एवं कृषि अधिशेष, व्यापार वाणिज्य का प्रसार, ये सभी ऐसे कारण थे जो कि महाजनपद के उदय के लिए उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का करेक्ट आंसर डी। बताइए, आसान प्रश्न है, मगध में शासन करने वाले वंश का क्रम क्या है, यानी कि सबसे पहले कौन सा वंश आया, उसके बाद कौन सा आया, उसके बाद कौन सा आया। तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश, यह एक क्रम है। ठीक है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था बताइए। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग, नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था, और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। तो मगध में शासन करने का विभिन्न वंशों का यह क्रम रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पे राजधानी से मैच करना है, एक तरफ है महाजनपद और दूसरी तरफ दिया हुआ है राजधानी। पांचाल अहिच्छत्र, ए का हो जाएगा 3, मत्स्य विराटनगर। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी का 4, अंग चंपा, डी का हो जाएगा 1, तो सी का क्या बचा, मल्ल कुशीनगर। तो 3 4 2 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, महाजनपद और राजधानी है। ठीक है, हर्यक वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बताइए, हर्यक वंश के संदर्भ में कितने कथन सही हैं। ठीक है, पहला, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। बिंबिसार को जैन साहित्य में क्षेत्रोजस कहा गया है, देखिए यह गलत है। बिंबिसार को जो क्षेत्रोदस है वह जैन साहित्य में नहीं बल्कि यह मत्स्य पुराण में कहा गया है। ठीक है, मत्स्य पुराण में बिंबिसार को क्षेत्रोदस कहा गया है। और अगर जैन साहित्य में देखा जाए तो जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रोणिक कहा गया, श्रोणिक कहा गया है। ठीक है, याद रखेंगे। तो दूसरा गलत। तीसरा, हर्यक वंश को पितृहंसा वंश भी कहा जाता, सही है, क्योंकि हर्यक वंश में कई सारे ऐसे शासक हैं उन्होंने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी संभाली थी। इस वंश का अंतिम शासक नागदशक था, यह भी सही है। तो कितना स्टेटमेंट सही है, तो 3 स्टेटमेंट सही है, दूसरा नंबर स्टेटमेंट गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए 1 3 और 4 सत्य हैं और 2 नंबर जो ऑप्शन है वह गलत है।
अजातशत्रु के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि अजातशत्रु के बारे में कौन सा कथन गलत है। बताइए, पढ़कर, बहुत आसान प्रश्न है। अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, यह गलत है। पाटलिपुत्र को राजधानी अजातशत्रु ने नहीं बल्कि उदयीन ने बनाया था। ठीक है, तो दूसरा नंबर ऑप्शन गलत है। अजातशत्रु पहला मगध शासक था जिसने पाटलिपुत्र के रणनीतिक महत्व को समझा और इसे राजधानी बनाना चाहा, लेकिन उदयीन ने पाटलिपुत्र को मगध का राजधानी बनाया था। तो 13 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि इनकरेक्ट लिखा हुआ है। पाटलिपुत्र को राजधानी अजातशत्रु ने नहीं बल्कि उदयीन ने बनाया था। 13 का करेक्ट आंसर बी। उदयीन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि उदयीन के बारे में कौन सा कथन गलत है। उदयीन को उदयभद्र भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। उदयीन ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था, यह भी सही है, अभी हमने बताया। उदयीन बिंबिसार की हत्या कर गद्दी पर बैठा, देखिए यह गलत है। बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, ठीक है, और अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी पर बैठता है उदयीन। ठीक है, यानी कि उदयीन ने अजातशत्रु की हत्या की थी और अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की थी। ठीक है, तो यह गलत है क्योंकि आप पर लिखा हुआ है कि उदयीन बिंबिसार की हत्या किया था, यह गलत है। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका इनकरेक्ट है। 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। मगध साम्राज्य की राजधानी का सही क्रम क्या है। देखिए, मगध साम्राज्य की सबसे पहले जो राजधानी होती है वह राजगृह होता है। राजगृह के बाद इसकी राजधानी जो होता है वह पाटलिपुत्र होता है। पाटलिपुत्र के बाद यह आता है। मगध साम्राज्य की राजधानी बिंबिसार के समय गिरिव्रज या राजगृह थी। उदयीन ने इसे पाटलिपुत्र को बनाया, फिर शिशुनाग ने वैशाली को बनाया था। ठीक है, वैशाली के बाद फिर देखेंगे तो यह आ जाता है पाटलिपुत्र, लेकिन यहाँ पे आंसर दिया गया है बी में ऑप्शन दिया गया है राजगीर, वैशाली और पाटलिपुत्र। इसे एक बार आप लोग कंफर्म हो लेंगे या फिर मैं सूचना टेलीग्राम ग्रुप में मैं बता दूंगा कि राजगीर के बाद मेरे ख्याल से पाटलिपुत्र आया है, पाटलिपुत्र के बाद राजधानी वैशाली बना और फिर वैशाली के बाद वह पाटलिपुत्र बन जाता है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है राजगीर, वैशाली और पाटलिपुत्र। तो मैं इसे एक बार कंफर्म होकर टेलीग्राम ग्रुप पे आप सभी को अपडेट दे दूंगा। ठीक है, तो 15 का डॉट रखिए, अगर आपसे पॉसिबल हो पाता है तो इसे कंफर्म कर लीजिए। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन कुछ और दिया गया है और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कुछ और है। ठीक है, तो 15 का डॉट में सवाल है। सवाल ठीक है, ऑप्शन हो सकता है कि गलत हो या फिर हो सकता है कि मैं गलत हो सकता हूं। ठीक है, महापद्मनंद के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, महापद्मनंद के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, स्पष्ट यहाँ पर लिखा गया है कि महापद्मनंद एक वैश्य था। गलत है, महापद्मनंद एक शूद्र था। ठीक है, जो कि महानंदिनी की हत्या इसने किया था। महानंदिन का दासी पुत्र था महापद्मनंद, एक शूद्र था। ठीक है, तो 16 का करेक्ट आंसर बी। इनमें से कौन गलत है, कौन इनमें से ऑप्शन जो है गलत है। वर्तमान भारत की सीमा के बाहर स्थित महाजनपद कंबोज और गंधार था, सही है। अफगानिस्तान में स्थित महाजनपद गंधार, देखिए गंधार का कुछ हिस्सा अफगानिस्तान में जरूर मिलता है। ठीक है, हालांकि ये सवाल के अनुसार आंसर गलत दिया हुआ है, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा गया अफगानिस्तान में स्थित महाजनपद गंधार। गंधार देखेंगे तो गंधार में पश्चिमी पाकिस्तान का रेंज आता है वहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा पूर्वी अफगानिस्तान का भी कुछ हिस्सा गंधार में पड़ता है, प्लस में कश्मीर का भी कुछ हिस्सा गंधार में पड़ता है। तो अगर देखा जाए कि गंधार का पूरा हिस्सा अफगानिस्तान में आता है, उस दृष्टिकोण से यह गलत होगा, लेकिन अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा गंधार में जरूर पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर बी दिया गया है। तो गंधार के अगर भौगोलिक क्षेत्र देखेंगे तत्कालीन समय की, तो पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी अफगानिस्तान और कश्मीर, इन तीनों बेल्ट को मिलाकर गंधार का निर्माण होता था। तो 17 का यहां पर आंसर दिया है बी। बिंबिसार ने अपनी शक्ति विस्तार के लिए अनेक वैवाहिक संबंध स्थापित किए, इनमें से कौन उसकी पत्नी नहीं थी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी, कुमार देवी, क्योंकि आप देखेंगे कि ये सभी कोसला देवी, चेलना और क्षेमा, ठीक है, तो इन सभी से बिंबिसार ने अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किया था, लेकिन कुमार देवी के साथ इसने नहीं किया था। इतिहास में बिंबिसार की 500 रानियां होने की चर्चा मिलती है। कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। चेलना वज्जी नरेश चेटा की पुत्री थी। क्षेमा मध्य राजकुमारी थी, मध्य राजकुमारी यानी कि वर्तमान समय में पंजाब। जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रेणी कहा गया है। कुमार देवी यह चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी। ठीक है,
चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी कुमार देवी, ठीक है, बाकी सब बिंबिसार की पत्नी थी। तो 18 का आंसर सी। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कौन सा कथन सही है? इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली, सही है। इसने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में बिताया था, यह भी सही है। और इसकी मृत्यु 298 BC में संलेखना विधि से हुई, यह भी सही है। तो कौन सा कथन सही है? तो 1, 2 और 3 सही है, यानी 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को यहाँ पर बताना है, ठीक है। चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था, सही है। चाणक्य तक्षशिला का एक ब्राह्मण आचार्य था, यह भी सही है। चाणक्य की पुस्तक थी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य एक ही नाम है, वह अर्थव्यवस्था पर आधारित था। देखिए यह गलत है। जो चाणक्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र है, चाणक्य या कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया है वह सिर्फ इकोनॉमी पर आधारित नहीं है, बल्कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत राज्य व्यवस्था की चर्चा की गई है। एक उत्तम राजा, आदर्श राजा के क्या क्या कर्तव्य होते हैं इसकी चर्चा की गई है। किस प्रकार राजा को विदेश नीति का संचालन करना चाहिए इसकी बात चर्चा की गई है। गुप्तचर व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए इसकी बात की गई है। और एक राम राज्य की अवधारणा जो है वह इसके अंतर्गत मिलती है। तो अर्थव्यवस्था पर आधारित संहिता थी, यह गलत है। तो 1 और 2 सही है, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन था? तो सप्तांग सिद्धांत जो कौटिल्य का है उसके अंतर्गत देखिए, सप्तांग सिद्धांत का मतलब होता है सप्तांग, यानी कि सप्त प्लस अंग। इसका मतलब हो गया कि 7 अंग। किसी भी राज्य के 7 अंग होते थे और कौटिल्य ने किसी भी राज्य के 7 अंग बताया और वही 7 अंग सप्तांग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस 7 अंग के अनुसार एक राजा, फिर अमात्य यानी कि मंत्री, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, ये ठंड नहीं ये दंड, और मित्र, ये 7 अंग किसी भी राज्य के होते थे, जिनमें से 7वां जो है वह मित्र था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7वां अंग मित्र। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, 21 का आंसर सी। इनमें से कौन सा कथन सही है? सही कथन को यहां पर बताना है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, सही है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था, यह भी सही है। मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की थी, यह भी सही है। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का डी। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन गलत है? बिंदुसार आजीवक धर्म को मानता था, सत्य है। बिंदुसार को अमित्रघात, सिंहसेन और भद्रसार कहा गया है, यह भी सत्य है। बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ, यह भी सत्य है। तक्षशिला के विद्रोह को सुसीमा ने दबाया, यह गलत है। देखिए जब 2 बार विद्रोह हुआ था तो पहले अशोक ने सुसीमा को भेजा विद्रोह को दबाने के लिए, लेकिन सुसीमा पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया। तो सुसीमा के बाद बिंदुसार ने सुसीमा को भेजा विद्रोह को दबाने के लिए, और सुसीमा के बाद फिर अशोक को भेजा जाता है विद्रोह को दबाने के लिए, और अशोक इस विद्रोह को दबाने में सफल होता है। तो चौथा नंबर स्टेटमेंट जो है वह गलत है। 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि तक्षशिला के विद्रोह को सुसीमा ने नहीं बल्कि अशोक ने सफलतापूर्वक दबाया था, और बिंदुसार के समय में तक्षशिला का विद्रोह हुआ था। 23 का करेक्ट आंसर डी। मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को बताना है, ठीक है। इसकी स्थापना 322 BC में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, सही है। मौर्य शासकों का उल्लेख जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों में मिलता है, बिल्कुल सत्य है। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में है, बिल्कुल सत्य है। अरमाइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग दक्षिण भारत से प्राप्त अभिलेखों में मिलता है, यह कथन गलत है। क्योंकि आप देखेंगे कि अरमाइक और यूनानी लिपियों का जो प्रयोग, जो अवशेष हमें मिलते हैं शिलालेख, वह हमें दक्षिण भारत से नहीं बल्कि अफगानिस्तान, पश्चिमोत्तर भारत के एरिया से हमें मिलता है। तो चौथा गलत है, बाकी 3 सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का सी। प्रश्न तुलनात्मक रूप में आसान है, ठीक है। बस जरूरत है कंसंट्रेशन के साथ सवाल को सॉल्व करिए ताकि एक भी प्रश्न एरर ना हो सके।
छठी से चौथी शताब्दी बीसी में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा है। इतिहासकारों के अनुसार इसके क्या कारण थे? जो अभी हमने ऊपर बताया था महाजनपद के उदय के कारण, वही होगा मगध साम्राज्य के विकास का कारण। लगभग सेम पॉइंट होंगे। अच्छी उपज, गंगा का जो बेल्ट था वहां पे अच्छी उपज होती थी, बिल्कुल सही है। लोहा की खदानें यहाँ पर थी। जंगली क्षेत्रों से हाथी की उपलब्धता हो जाती थी, यह भी सत्य है। और गंगा तथा उपनदियों के कारण आवागमन सुलभ था, यह भी सत्य है। तो मगध साम्राज्य, और इसके अलावा देखेंगे कि इसकी भौगोलिक अवस्थिति इस प्रकार से थी कि रणनीतिक रूप से सुदृढ़ साम्राज्य के रूप में मगध साम्राज्य का उदय हुआ। तो चारों ऑप्शन करेक्ट हैं, यानी कि इसका ऑप्शन देखिए 1 2 3 4 चारों करेक्ट हैं, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है। अब आइए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है इसे बताइए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, मुद्रा राक्षस भारत में चंद्रगुप्त प्रथम के सत्ता में आने का वर्णन करता है। यह गलत है, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम नहीं, यह चंद्रगुप्त मौर्य के सत्ता में आने का वर्णन करता है। तो इसका पहला स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। बाकी अर्थशास्त्र में मौर्य साम्राज्य के बारे में उल्लेख है, सत्य है। इंडिका चंद्रगुप्त मौर्य की राजनीतिक आर्थिक स्थिति के बारे में वर्णन करता है, सत्य है। और दिव्यावदान में अशोक और बौद्ध धर्म के प्रसार का उनका प्रयासों का उल्लेख है, यह भी सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज इनकरेक्ट, द आंसर इज ए। मौर्य वंश के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें। ठीक है, कितने कथन सत्य हैं? सत्य कथन को बताना है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी राजगृह थी, यह गलत है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी, ज़्यादा देखेंगे कि अजातशत्रु ने मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, वो तो हर्यक वंश का शासक था अजातशत्रु। आप देखेंगे कि मौर्य वंश के समय जो भी महत्वपूर्ण जो एक राजधानी, और इसीलिए पाटलिपुत्र एक इसका राजधानी था। आप देखेंगे कि रणनीतिक रूप से काफ़ी ज़्यादा पाटलिपुत्र का उस समय काफ़ी महत्व था, इसीलिए एक सुदृढ़ वंश के रूप में मगध का इस समय उदय होता है। ठीक है, तो मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी वह राजगृह नहीं थी, बल्कि पाटलिपुत्र थी। ठीक है, आप एक काम करेंगे कि हर्यक वंश से लेकर किस शासक के समय कौन सा राजधानी रहा है उसे आप लोग एक जगह नोट डाउन करें। हर्यक वंश जैसे बिंबिसार के समय कहाँ था, फिर अजातशत्रु ने कहाँ लाया, अजातशत्रु के समय भी वहीं था राजगृह, फिर उदयीन जो आता है वहां से राजगीर आता है, उसकी पाटलिपुत्र उदयीन बनाता है। ठीक है, तो एक क्रम जो है राजगीर, पाटलिपुत्र, फिर शिशुनाग वंश के समय में आप देखेंगे कि वह वैशाली भी पाटलिपुत्र के साथ साथ वैशाली को भी इमर्ज करता है। लेकिन फिर काला जब शासक आता है तो वैशाली से पुनः वह पाटलिपुत्र को ले आता है राजधानी के रूप में। तो क्रम क्या रहा है इसकी राजधानी का, इसे आप लोग एक जगह तैयार कर लें चार्ट के रूप में। ठीक है, तो पहला गलत है। दूसरा, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद था, सही है। और अशोक को प्रिय और प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था, यह भी सत्य है। तो कितने कथन सत्य हैं? 2 कथन सत्य हैं, 27 का आंसर बी। किस अभिलेख से साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? बहुत आसान प्रश्न, बिना ऑप्शन के इसे आप बना सकते हैं। जूनागढ़ का रुद्रदामन, जूनागढ़ का रुद्रदामन अभिलेख ऐसा था, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ये उल्टा हो गया। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन शासक था, तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इससे हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त का जो साम्राज्य था वह पश्चिम भारत का बेल्ट में भी काफ़ी ज़्यादा विस्तृत था। तो 28 नंबर हो गया। अब आइए 29 नंबर, यहाँ पे लिस्ट आपको मैच करना है। एक सूची 1 और सूची 2, इधर उपनाम दिया गया है। ठीक है, इससे आपको मैच करना है। चंद्रगुप्त की पहचान सैंड्रोकोटस के रूप में भी की जाती है, तो ए का आंसर हो जाएगा 2। बिंदुसार अमित्रघात, बी का आंसर हो जाएगा 3। अशोक प्रियदर्शी, बहुत आसान है, सी का 1। और चाणक्य विष्णुगुप्त, डी का 4। 2 3 1 4 आंसर हो जाएगा इसका बी। कथन और कारण, अशोक कलिंग को मौर्य साम्राज्य में शामिल कर लिया था, सही है। कलिंग दक्षिण भारत को आने वाली स्थलीय और समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था, यह भी सही है। ठीक है, कलिंग किस राज्य में स्थित है वर्तमान समय के? तो उड़ीसा में। ठीक है, तो ए और आर दोनों सत्य हैं, और कथन आर ए की संपूर्ण व्याख्या करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। देखिए 2 लाइन में सेम प्रश्न को ही एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है। ठीक है, अब आइए, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? एग्रोनोमाई सड़क निर्माण अधिकारी होता था मौर्य काल के दौरान। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी।
कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य के द्वारा राहत कार्य किए जाने का वर्णन मिलता है? तो सोहगौरा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। महास्थान एक ऐतिहासिक स्थान है जो बांग्लादेश को बोगरा में जिले में स्थित है। महास्थान में अशोक के पूर्व के मौर्य अभिलेख हैं। इसमें अकाल सहायता के लिए पुंड्र नगर के महालम का वर्णन कार्यवाहियों के अध्यक्ष के रूप में किया गया है। तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 33 नंबर प्रश्न, ये तो और आसान है, इसको मैच करना है। एक तरफ है सूची 1 सूची 2, ठीक है। बेसिकली राजधानी अशोक के समय आप देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य जो था पूरी तरीके से 5 प्रांतों में विभक्त था, तो इसे आपको मैच करना है, ठीक है। उत्तरापथ, उत्तरापथ कहाँ पे है? उत्तरापथ तक्षशिला, दक्षिणापथ स्वर्णगिरी, ठीक है। तो ए का 2, बी का 1, कलिंग तोसनी, कलिंग तोसली और अवंती उज्जैनी, सी का 4, डी का 3, ठीक है। 2 1 4 3 कहाँ पर है? 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर बी। 33 का करेक्ट आंसर बी। 33 का आंसर बी लिखा हुआ है, ठीक है। अगला, मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण नहीं था, यानी कि निम्न में से कौन सा जो था वह मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण नहीं रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का आक्रमण, यह गलत है। सिकंदर के आक्रमण जो था वह नंद वंश के समय होता है। उस समय धनानंद यहाँ का शासक होता है, ठीक है। तो जब नंद वंश का शासन था सिकंदर के आक्रमण के समय, तो फिर सिकंदर का आक्रमण मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण कैसे बनेगा? नंद वंश के बाद मौर्य साम्राज्य का गठन होता है। तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। एक तरफ सूची 1 और सूची 2, ठीक है, मर्ज कर दिया थोड़ा सा। एक तरफ है दिया हुआ संबंधित विभाग एवं कार्य, ठीक है। देखिए थोड़ा सा आसान है, अगर ये सब रटने में दिक्कत हो रही है तो थोड़ा इसे ट्रिक से समझने का प्रयास करें। जैसे यहाँ पर दिया गया है दंडपाल, तो दंड का क्या मतलब होगा? पुलिस के द्वारा ही तो दंड दिया जाएगा ना, तो पुलिस अधिकारी दंडपाल, तो ए का हो जाएगा 2, ए बी सी डी, ठीक है। यहाँ पे है जैसे नागरक, नागरक यानी कि नगर, नगर का प्रमुख अधिकारी नागरक कहलाता था, तो सी का 1, सी का 1, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग याद करें। जैसे है अंतपाल, अंत यानी कि साम्राज्य का अंत, यानी कि सीमावर्ती क्षेत्र, तो सीमावर्ती क्षेत्र का रक्षक जो होगा वह अंतपाल, तो डी का 3 हो गया। तो अब क्या बच गया? 2 का 4 बच गया, तो 2 4 1 3 कहाँ पर है? 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर ए में 35 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। मौर्य साम्राज्य हो या फिर गुप्त साम्राज्य हो, जो जो आधिकारिक उसमें महत्वपूर्ण कार्य थे उसे याद कर लीजिए। देखिए यहाँ पे दिया गया है दंडपाल पुलिस अधिकारी, अंतपाल सीमावर्ती दुर्ग का रक्षक, नागरिक नगर का प्रमुख अधिकारी, आटविक वन विभाग का प्रधान, समाहर्ता, समाहर्ता अभी देखते हैं ना कलेक्ट्रेट, ठीक है। तो राजस्व विभाग का सन्निघाता, राजकीय कोषाध्यक्ष, ठीक है। अगला, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद के 5 सदस्यों वाली 6 समितियों का वर्णन किया है। इनमें से कौन कौन सी समिति थी? ठीक है, तो शिल्प कला समिति था, उद्योग कला समिति भी था, जनसंख्या समिति भी था, लेकिन इन 6 समिति में गुप्तचर समिति की कहीं पर भी चर्चा नहीं मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 1 2 और 3 तो सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे 4 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 इनकरेक्ट है। कैसे? आइए देखिए, जो 6 समितियां इस समय थी उनमें शिल्प कला समिति, विदेश समिति, जनसंख्या समिति, उद्योग व्यापार समिति, वस्तु निरीक्षक समिति और कर निरीक्षक समिति, ये 6 समितियां उस समय के हमें देखने को मिलता है प्रशासन में। तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मौर्य साम्राज्य में गुप्तचर प्रशासन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? गुप्तचर प्रशासन के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो आप देखिए, पढ़िए। गुप्तचर 2 प्रकार के होते थे, संस्था और संचार। संस्था यानी कि एक जगह पर रुककर गुप्त सूचना को एकत्रित करता था। संचार यानी कि घूम घूम कर या एकत्रित करता था गुप्त सूचनाओं को, ठीक है। गुप्तचर के प्रमुख अधिकारी महामात्सर्त कहलाते थे, अभी सही है। गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था, सही है। लेकिन मौर्य साम्राज्य के जो गुप्तचर का आधार था वह केंद्रीकरण नहीं बल्कि केंद्रीकृत गुप्तचर की व्यवस्था थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 37 का ए। 38, मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें, ठीक है। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, मौर्य काल में कितने कथन सत्य हैं? सत्य कथन को बताना है। मौर्य काल में धार्मिक कर को हिरण्य कहा जाता था। देखिए, मौर्य काल में धार्मिक कर को हिरण्य नहीं बल्कि धार्मिक कर को बलि कहा जाता था, ठीक है। तो पहला गलत हो गया। जो हिरण्य होता था वह
नकद कर के रूप में दिया जाता था। नकद कर, नकद नहीं नगद कर हिरण्य होता था और धार्मिक कर बलि होता था, तो पहला गलत। दूसरा, मौर्य शासन का वित्तीय वर्ष जुलाई से शुरू होता था, सही है। मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी रूपदर्शक, सही है। तो कितने कथन सही हैं? तो 2 और 3 सही है, तो केवल 2 कथन इनमें से सही है और पहला गलत है। धार्मिक कर को बलि कहा जाता था, हिरण्य नगद कर के रूप में दिया जाता था, ठीक है। अर्थशास्त्र वर्ष में 3 फसलों को उगाए जाने का उल्लेख मिलता है, गौसमिक यानी कि खरीफ, हैमन यानी कि रबी और कंदार यानी कि जायद फसल, ठीक है। अर्थशास्त्र में राजकीय टकसाल की चर्चा मिलती है, जिसका अध्यक्ष लक्षणाध्यक्ष नामक अधिकारी होता था और मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी रूपदर्शक कहलाता था। उद्योग धंधों की संस्थाओं को उस समय श्रेणी कहा जाता था, ठीक है। 39, किसका मिलान सही है? ठीक है, किसका मिलान सही है इसे आपको बताना है। पहला है कारसा पर्ण और पर्ण, ये सोने के सिक्के होते थे, तो जो सोने के सिक्के होते थे उसे कारसा पर्ण और पर्ण नहीं कहा जाता था, बल्कि स्वर्ण सिक्कों को उस समय निष्क या सुवर्ण कहा जाता था, ठीक है। तांबे के जो सिक्के होते थे स्वर्ण और निष्क नहीं, क्योंकि स्वर्ण और निष्क जो था वह सोने के सिक्के कहलाते थे, ठीक है। तो यह भी गलत हो गया। तांबे के सिक्के को उस समय मासक कहा जाता था, मासक। और चांदी के सिक्के को मासक एवं काकनी नहीं, या तो तांबे का हो गया सिक्का, और जो चांदी का सिक्का होता था, चांदी के सिक्के को उस समय कारसापर्ण या धरण कहा जाता था, ठीक है। तो आप लोग याद कर लेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, स्वर्ण सिक्कों को निष्क एवं सुवर्ण कहा जाता था, चांदी के सिक्कों को कारसापर्ण या धरण कहा जाता था या पन, और तांबे के सिक्कों को मासक कहा जाता था, छोटे तांबे के सिक्कों को काकनी कहा जाता था। तो 39 का इनमें से कोई मैच नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा डी। मौर्य शासक बिंदुसार, गलत लिखा हो। मौर्य शासक बिंदुसार के द्वारा निम्नलिखित में से किससे सूखी अंजीर, अंगूर का मदिरा और एक यूनानी दार्शनिक भेजने को कहा गया था? बहुत आसान प्रश्न है। सीरिया के एंटियोकस प्रथम से मौर्य शासक बिंदुसार ने सूखी अंजीर, अंगूर का मदिरा और एक यूनानी दार्शनिक की मांग की थी। इसका आंसर हो जाएगा 40 का ए। किसका मिलान गलत है? ठीक है, गलत मिलान को यहाँ पर बताइए। सरकारी भूमि से लिया जाने वाला कर सीता कहलाएगा, बिल्कुल सत्य है। आयात कर प्रवेश सत्य है। आपातकाल कर, देखिए यह गलत है। आपातकाल जो कर है वह प्रणय कहलाता था। भूमाप संबंधी कर रज्जु सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए आपातकालीन कर को प्रणय कहा जाता है, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात भारत के राजनीतिक एकता में क्या परिवर्तन हुए? तो मौर्यों के ह्रास के बाद छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आए, सत्य है। विदेशी आक्रमणकारियों को प्रोत्साहन मिला, यह भी सत्य है, क्योंकि भारत में कोई एक केंद्रीकृत सत्ता नहीं थी। सत्ता का मुख्य केंद्र गंगा घाटी में आ गया, यह भी सत्य है। तो कितने कथन सत्य है? तीनों कथन सत्य है। इसका आंसर 42 का सी। मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम क्या है? ठीक है, बताना है कि विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम क्या रहा है। तो सबसे पहले हिंद यूनानी, फिर शक, फिर पहलव और कुषाण। यह आपको घटना चक्र में भी मिल जाएगा। एक विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम जो रहा है हिंद यूनानी, शक, पहलव, कुषाण। तो इसका करेक्ट आंसर 43 का सी। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को बताना है, ठीक है। ड्रेमेटियस कुल का महान शासक मिनांडर था, सत्य है। मिनांडर बौद्ध भिक्षुक अश्वघोष के साथ वार्तालाप किया था, गलत है। मिनांडर का वार्तालाप जो था वह नागसेन के साथ हुआ था, नागसेन, ठीक है। और यही आप देखेंगे कि बाद में यही चर्चा जो होती है मिलिंद पन्होल नामक ग्रंथ में प्रकाश में आता है। तो दूसरा गलत है, ठीक है। तो कौन सा गलत है? तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। बाकी देखेंगे ड्रेमेटियस कुल की राजधानी साकल थी, सत्य है। मिनांडर प्रथम विदेशी शासक था जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया, यह भी सत्य है। तो गलत 44 का आंसर हो जाएगा बी। सर्वप्रथम मिनांडर ने ही सोने के सिक्के को जारी किया था, ठीक है। और मिनांडर, यह बहुत महत्वपूर्ण है, मिनांडर पहला ऐसा शासक था जिसने भारत आकर बौद्ध धर्म को अपनाया था। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को बताना है, ठीक है। सर्वप्रथम सोने के सिक्के आंटी आल्क्युट्स ने जारी किए थे, गलत। अभी हमने ऊपर बताया कि सर्वप्रथम सोने के सिक्के मिनांडर ने जारी किए थे, ठीक है। तो इसका आंसर पहला गलत है। दूसरा, यवनिका प्रथा की शुरुआत शक शासकों ने की थी, गलत है। यवनिका यानी कि पर्दा, यवन जो था उसे पर्दा के रूप में जाना जाता था और हिंद यूनानी शासकों के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, हिंद यूनानी।
हेलियोडोरस एंटिअल्किड्स का राजदूत था, सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर सी सत्य है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप लोग पढ़ लेंगे। हर एक प्रश्न का एक्सप्लेनेशन पढ़ना संभव नहीं होता है। ठीक है, तो जो प्रश्न से संबंधित जो फैक्ट्स होते हैं, प्रश्न से जुड़े हुए जो तथ्य होते हैं, उसे ऑलरेडी मैं डिस्कशन में बता देता हूं जो महत्वपूर्ण होता है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो इसमें अगर ऑप्शन देखेंगे तो 1, 2 और 3 तो ऑप्शन बिल्कुल सत्य है। पहला वंश का संस्थापक फ्रीडेफस प्रथम था, सत्य है। पहला वंश का सबसे महान शासक गोंडोफर्निस था। पहला वंश की राजधानी पेशावर पाकिस्तान था। लेकिन गोंडोफर्निस का आप देखेंगे कि तख्त वही अभिलेख जो है वह अफगानिस्तान में हमें नहीं मिलता बल्कि पाकिस्तान में मिलता है। और इसकी अगर लिपि देखा जाए तो यह खरोष्ठी लिपि में हमें देखने को मिलता है। तो 46 का ऑप्शन नंबर डी गलत है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। निम्न में से असत्य कथन को बताना है। ठीक है, कुषाण वंश का संस्थापक कुजल काडफिसेस था, यह बिल्कुल सत्य है। शक संवत की शुरुआत 78 BC में किसके द्वारा की गई? कनिष्क के द्वारा, यह भी सत्य है। कुजल काडफिसेस ने कुषाण शासकों में सर्वप्रथम सोने का सिक्का चलाया, गलत। सर्वप्रथम सोने का सिक्का कुषाण वंश के शासकों में विम काडफिसेस ने, कुजल काडफिसेस नहीं, विम काडफिसेस। यहाँ पे ध्यान रखिए, कुषाण शासकों में पूछा गया तो विम काडफिसेस, यह गलत हो गया। कनिष्क ने शक संबद्ध, सही है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा असत्य है? तो आंसर हो जाएगा सी। कनिष्क के शासनकाल में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटती है? तो चौथा बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में ही होता है। हमने कल के वीडियो में बताया था। पहला बौद्ध संगीति अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क। ये 4 बौद्ध संगीतियां ऐसे शासकों के समय में होती है। पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, फिर अशोक और कनिष्क। अध्यक्षता अगर देखा जाए तो महाकश्यप, सरकामनी, मोगालीपुत्र, तीस और वसुमित्र। राजगीर, वैशाली, पटना और जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में स्थान। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 48 का सी। कनिष्क के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो पहला ही स्टेटमेंट इसका गलत है। कनिष्क की सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन थी, गलत है। कनिष्क की सांस्कृतिक राजधानी जो थी वह मथुरा थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। बाकी कनिष्क की राजनीतिक राजधानी पेशावर थी, सत्य है। कनिष्क ने चीन पर आक्रमण किया था, यह भी सत्य है, और वह पराजित हुआ था। ठीक है, कनिष्क खुद को देवपुत्र कहकर पुकारता था, यह भी सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन थे। ठीक है, कौन कनिष्क का समकालीन था? ऑप्शन देकर बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क के जो राजदरबारी विद्वान थे उनमें नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र महत्वपूर्ण थे। ठीक है, कनिष्क के दरबारी विद्वान नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र थे। इसके समय में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी और चौथी बौद्ध संगीति में वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श्व आदि इस सभा में सम्मिलित हुए थे। तो 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। कथन, यह घटना चक्र में दिया गया सवाल है। ठीक है, कई सारे सवाल जो है आपको घटना चक्र में मिल जाएंगे। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, बिल्कुल सत्य है। कुषाणों की सेना सुसंगठित थी और उनकी जो नौसेना थी वह उच्च कोटि की संगठित नौसेना थी, यह भी सत्य है। तो दोनों सत्य हैं और आर ए की व्याख्या करता है। देखिए, उस समय की सबसे बड़ी विशेषता थी कि अगर आप समुद्र के जरिए व्यापार करना चाहते थे तो उस समय आपकी नौसेना जो थी पूरी तरीके से सुसंगठित होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और कथन आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे व्याख्या दिया गया है, आप इच्छुक हैं तो इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत कथन को बताना है। कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता था, सत्य है। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था, यह भी सत्य है। लेकिन दूसरा नंबर स्टेटमेंट है कि भारत का आइंस्टीन नागसेन को कहा जाता था, यह गलत है। बल्कि आप देखेंगे कि भारत का आइंस्टीन जो है वह नागार्जुन को कहा जाता था। ठीक है, नागार्जुन ने भारत में शून्यवाद का विकास किया था, इसी कारण इसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता था। नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की थी जिसमें सापेक्षता के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। कौन सा इनकरेक्ट पूछा गया है, इसीलिए आंसर हो जाएगा केवल बी। 1 और 3 करेक्ट हैं।
निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को बताना है। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक, बिल्कुल सत्य है। बोध गया में शशांक ने बौद्ध वृक्ष को नष्ट किया था, बिल्कुल सत्य है। पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे, गलत है। देखिए, पुष्यमित्र शुंग जैसे कई शासकों ने बौद्ध धर्म के खिलाफ काफ़ी आक्रामक रवैया अपनाया था, और बौद्ध धर्म के विनाश का जो कारण था वह पुष्यमित्र शुंग था, जिसने बौद्ध धर्म को संरक्षण नहीं दिया था। ठीक है, तो यह गलत हो जाएगा। कौन सा गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को बताना है। पुष्यमित्र शुंग के समय में यवन आक्रमण हुआ था, सत्य है। कलिंग का राजा खारवेल ने पुष्यमित्र शुंग को पराजित किया, यह भी सत्य है। ड्रेमेटियस यवन राजा था जो पुष्यमित्र शुंग का समकालीन था, यह भी सत्य है। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे देखेंगे कि आप सत्य है, तो आंसर हो जाएगा डी। पुष्यमित्र शुंग के समय में यवन आक्रमण हुआ था। इस यवन आक्रमण को पुष्यमित्र शुंग ने अपने पुत्र अग्निमित्र के नेतृत्व में विफल कर दिया था। ड्रेमेटियस यवन राजा था जो पुष्यमित्र का समकालीन था। मौर्य काल के अंतिम दिनों में कलिंग भी स्वतंत्र हो गया था, और कलिंग का राजा कौन था? खारवेल। किस अभिलेख से पता चलता है कि गौतमी पुत्र सतकर्णी के घोड़े ने 3 समुद्रों का पानी पिया था? नासिक। ठीक है, नासिक जो अभिलेख है गौतमी पुत्र सतकर्णी से ही संबंधित है। ठीक है, गौतमीपुत्र सतकर्णी या सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था। इसके विषय में जानकारी हमें इनकी माता गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख से मिलता है। यानी कि अभी हमने बताया कि गौतमीपुत्र सतकर्णी से संबंधित है, नासिक अभिलेख वह गलत है, बल्कि गौतमीपुत्र सतकर्णी की माता गौतमी बलश्री से संबंधित है नासिक अभिलेख। बहुत महत्वपूर्ण है, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। इसी से पता चलता है कि गौतमीपुत्र सतकर्णी के घोड़े ने 3 समुद्रों का पानी पिया था। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार करें। कितने कथन सत्य हैं? भारत में सामंती प्रथा का जनक सातवाहन शासकों को माना जाता था, सत्य है। सातवाहन काल में जिला को आहार कहा जाता था, सत्य है। सातवाहन काल में अधिकारी को अमात्य कहा जाता था, यह भी सत्य है। यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट सत्य हैं। भारत में सामंती प्रथा का जनक सातवाहन शासकों को माना जाता है, और इस समय सामंतों की 3 श्रेणियाँ थीं, राजा, महाभौज और सेनापति। इस काल में अधिकारी को अमात्य और महामात्य के नाम से जाना जाता था। ग्रामीण क्षेत्र का जो प्रशासक था उसे गौलमिक कहा जाता था। गौलमिक एक सैन्य टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसके अंतर्गत 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासक के पास भी सैन्य उसे सेना प्रदान की जाती थी। ठीक है, तो इसका आंसर सी। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए ही आपको दिख जाएगा कि सत्य नहीं है। सातवाहन साम्राज्य जो था वह मातृसत्तात्मक नहीं बल्कि सातवाहन समाज पितृसत्तात्मक था। हालांकि एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि सातवाहन समय के जितने भी शासक हुए उनमें उनकी माता की पहचान देखने को मिलती है। ठीक है, तो जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, तो ये सभी ऐसे शासक का नाम है जिस शासक के नाम से अगर आप देखेंगे वह राजाओं का नाम मातृ प्रधान अवश्य था, लेकिन उस समय साम्राज्य जो था वह पितृसत्तात्मक ही था। तो ये गलत है, बाकी आप देखेंगे कि सत्य है। सातवाहनों का महत्वपूर्ण स्थापत्य कला कार्ले का चैत्य और अमरावती का स्तूप था। सातवाहनों ने ही ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा की शुरुआत की थी। बी और सी करेक्ट है, लेकिन ए इनकरेक्ट है, आंसर हो जाएगा ए। मौर्य और मौर्येतर युग में पश्चिम भारत में व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो मौर्य और मौर्येतर युग में पश्चिम भारत में व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र जो था भरूकच्छ था। भरूकच्छ यानी कि भरूच, जो पश्चिम भारत के गुजरात में नर्मदा के मुहाने पर स्थित था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है। किस राजवंश के समय में फले फूले? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि शुंग वंश। पतंजलि और पाणिनि शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। पतंजलि प्राचीन भारत के एक मुनि थे जिन्हें संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों के रचयिता माना जाता है। भारतीय साहित्य में पतंजलि के द्वारा 3 मुख्य ग्रंथ की रचना की गई है। अष्टाध्यायी,
अष्टाध्यायी पर महाभाष्य और आयुर्वेद पर ग्रंथ। अष्टाध्यायी तो पाणिनि का है, ठीक है। योग सूत्र, अष्टाध्यायी पर महाभाष्य पतंजलि और आयुर्वेद पर ग्रंथ उन्होंने लिखा था, ठीक है। पाणिनि के कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण अष्टाध्यायी एक व्याकरण है, जो कि अनिवार्य रूप से संस्कृत भाषा को परिभाषित करता है। आर्यभट्ट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। आर्यभट्ट के संदर्भ में आपको विचार करके बताना है, ठीक है। इन्हें त्रिकोणमिति का जन्मदाता कहा जाता है, आर्यभट्ट को, बिल्कुल सत्य है। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक सूर्य सिद्धांत है, सत्य है। इन्होंने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के कारण का पता लगाया, सत्य है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 जो है कि इन्होंने बताया कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, संपूर्ण पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, गलत है। यह स्टेटमेंट जो है वह बराहमिहिर का है, न कि आर्यभट्ट का। तो ऑप्शन 1, 2 और 4 करेक्ट हैं, जबकि ऑप्शन नंबर 3 इज इनकरेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 3, केवल 3 गलत है। कौन सा सही है? तो 1, 2 और 4 सही था, तो केवल 3 गलत है। तो इसका केवल 3 स्टेटमेंट सत्य है, तो आंसर सी, ठीक है। गुप्तचरों की राजा तक पहुंच सदैव रहनी चाहिए, चाहे वह भोजन कर रहा हो या आराम या उद्यान में हो। इस कथन का संबंध है गिरनार अभिलेख। गिरनार अभिलेख में कहा गया है कि गुप्तचरों की राजा तक पहुंच सदैव रहनी चाहिए, यानी कि गुप्तचर और राजा के बीच जितनी कम से कम दूरी हो वह कम दूरी होनी चाहिए, ठीक है। चाहे वह राजा जो है भोजन कर रहा हो या फिर आराम कर रहा हो या उद्यान में हो, हमेशा गुप्तचर होने चाहिए। यह गिरनार अभिलेख में ऐसा कहा गया है। इसका आंसर हो जाएगा डी। मौर्य प्रशासन में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, ठीक है। कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, इनमें से कोई सत्य नहीं है, ठीक है। अब क्या है इसके करेक्ट सत्य? यहाँ पे देखिए, सन्निधाता यहाँ पे दिया गया, संग्रहकर्ता। सन्निधाता राजकीय कोषागार का संरक्षक माना जाता था। समाहर्ता कर निर्धारण करने का सर्वोच्च अधिकारी था, समाहर्ता। शीताध्यक्ष कृषि विभाग का अध्यक्ष। आकाराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष। मौर्य प्रशासन में शीर्षस्थ अधिकारी तीर्थ महामात्य कहलाते थे। ऐसे अधिकारियों की संख्या टोटल 18 थी। तो यहाँ पे चारों मिल गया। सन्निधाता क्या होता है? राजकोषीय कोषागार का संरक्षक सन्निधाता। समाहर्ता यानी कि कलेक्टर, टैक्स कलेक्ट करना। शीताध्यक्ष क्या था? तो कृषि भूमि का अध्यक्ष। और आकाराध्यक्ष क्या था? आकाराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष होता था। तो कोई इनमें से सुमेलित नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अब कैसे सुमेलित है इसका एक्सप्लेनेशन हमने दे दिया। मौर्य प्रशासन की जानकारी हमें किससे मिलती है? तो मौर्य प्रशासन की जानकारी हमें मेगास्थनीज के इंडिका से मिलेगा, अशोक के शिलालेख से मिलेगा और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी मिलेगा। लेकिन राज्य तरंगिणी के द्वारा जो कलहन लिखी गई है वह अशोक के समय में लिखी गई थी। इससे हमें अशोक के समय की जानकारी तो मिल सकती है, लेकिन संपूर्ण मौर्य प्रशासन की जानकारी हमें नहीं मिल सकती। तो ऑप्शन 1, 2 और 3 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 1, 2 और 3 सत्य है, ऑप्शन नंबर 4 इनकरेक्ट है। 64 का आंसर हो जाएगा बी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। अब आइए रचना, ठीक है। साहित्यिक कृति भाषा, यानी कि कौन सी साहित्यिक कृति किस भाषा में लिखी गई है, ठीक है। सौंदरानंद संस्कृत में लिखी गई है, ए का 3। मिलिंद पन्हो पाली में लिखा गया है, बी का 2। बृहद कथा पैसाची में लिखा गया है, सी का 4। और सेतु बंधु प्राकृत में लिखा गया है 1। 3, 2, 4, 1 इसका आंसर हो जाएगा ए। सौंदरानंद अश्वघोषकृत संस्कृत ग्रंथ है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे मिलिंद पन्हो पाली भाषा में रचित ग्रंथ है, ठीक है। नागसेन और मीनांडर की चर्चा की गई है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है? ध्यान रखेंगे सत्य कथन को आपको बताना है। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं यहाँ पर। पहला है कुषाणकालीन मूर्ति कला में अंग प्रदर्शन अधिक देखने को मिलती है, यह भी सत्य है। जबकि गुप्तकालीन मूर्ति कला में अंग प्रदर्शन अपेक्षाकृत कम है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है, ठीक है। अगला है कुषाण काल में मथुरा और अमरावती का संरक्षण देखने को मिलता है, गलत है। कुषाण काल के दौरान मथुरा और गांधार का हमें संरक्षण प्राप्त था। लेकिन गुप्त काल में आप देखेंगे तो गुप्त काल में गांधार और मथिला यहाँ पर दे दिया है, यह गलत है। यहाँ पे कुषाण होना चाहिए था, ठीक है। कुषाण काल में गांधार और मथुरा शैली को संरक्षण प्राप्त हुआ था, यह स्टेटमेंट गलत है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कुषाण काल किसका संरक्षण प्राप्त हुआ? गांधार का, गांधार कला और मथुरा कला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है, 1 सही है, ठीक है। अब प्रश्न देखिए क्या कह रहा है।
कौन से कथन सत्य है, तो केवल एक सत्य है, एक सही है और 2 गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार से एंशिएंट हिस्ट्री का डे 2 आज हमने फिनिश कर दिया है। कल एक और दिन बचा हुआ है जो एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री पूरी तरीके से फिनिश हो चुका होगा। ठीक है, तो कल का सीरीज भी महत्वपूर्ण है। यहाँ से लगातार सवाल पूछे जाते हैं, गुप्त काल, दक्षिण भारत का इतिहास वगैरह से कल प्रश्न को डिस्कस किया जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से इस सीरीज को आप लोग देख रहे होंगे और सवाल काफ़ी अधिक आप लोग हल कर पा रहे होंगे, क्योंकि अब समय प्रीलिम्स में धीरे धीरे कम बच रहा है। अब आप लोग पूरी तरीके से पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करते रहें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लें @ISPC सेंटर। वहाँ पर सारे जो डिस्कस किया जा रहा है उसका PDF धीरे धीरे करके सारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल करा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।